ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस क्षेत्रीय संगठन ने अपना इंडो पैसिफिक प्लान लॉन्च किया है? ए आसियान, बी बिम्स्टेक, सी यूरोपियन यूनियन, डी एपेक। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा स्थिरता में दुनिया के सभी प्रभावशाली देश और संगठन रुचि रखते हैं, क्योंकि सब अपने लिए स्वतंत्र, मुक्त और सागरीय व्यापार की स्थिति बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने अपना इंडो पैसिफिक प्लान लॉन्च किया है। और वैसे तो यूरोपियन संघ के कई सदस्य देशों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लॉन्च कर रखा है, लेकिन यह पहला अवसर है जब ईयू ने क्षेत्रीय संगठन के स्तर पर ऐसा किया है। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति मामलों के मुख्य अधिकारी जोसेफ बोरेल ने ईयू के इंडो पैसिफिक प्लान को स्पष्ट करते हुए बताया है कि इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति का विरोध करना है। और इसी क्रम में यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह चीन को पसंद न आने वाले देश ताइवान से एक व्यापार समझौता भी करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों को मुक्त रखने के लिए अधिक जहाज़ों की भी तैनाती करेगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में कौन सा देश भारत को समुद्री सीमा के निर्धारण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में ले गया है? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी म्यांमार या फिर डी बांग्लादेश। इसका उत्तर है डी यानी बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के साथ बंगाल की खाड़ी में सीमा विवाद पर संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है। बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के समक्ष 2 अपील दाखिल की है और विवाद को सुलझाने की अपील की है। बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में भारत के सीधे आधार रेखा के दावे का विरोध किया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के दावे के अनुसार भारत का बेस पॉइंट 89 बांग्लादेश की समुद्री सीमा के पास स्थित है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है, जो बांग्लादेश, भारत और म्यांमार जैसे देशों के बीच विभाजित है। बंगाल की खाड़ी खासतौर पर बांग्लादेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जगह हिल्सा और अन्य मछलियों का मुख्य स्रोत है। तट के पास रहने वाले लाखों लोग बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़कर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल के समय में सुबनसिरी नदी पर पनबिजली परियोजनाओं का तीव्र विरोध किया गया है। यह किस राज्य की नदी है? ए मणिपुर, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी नागालैंड। इसका उत्तर है सी यानी अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या देखते हैं। असम में 20 से अधिक संगठनों ने असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सुबनसिरी नदी पर मेगा बांध के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू करने की धमकी दी है, जिसके बाद ये सुर्खियों में रहा। सुबनसिरी नदी, जिसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं, तिब्बत पठार से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियों के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ सुबनसिरी नदी पर एक निर्माणाधीन ग्रेविटी बांध भी है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। समुद्री खीरों यानी सी कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 जीव के रूप में रखा गया है। दूसरा, IUCN और भारत सरकार द्वारा इसे एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। हाल ही में भारत के तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने $80 मिलियन मूल्य के 2 टन संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड समुद्री खीरों को जब्त किया है। तमिलनाडु के मंडपम रामेश्वरम में इतनी बड़ी मात्रा में सी कुकुम्बर को इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब्त किया है। इससे भारत के तटीय क्षेत्रों में समुद्री वन्य जीवों की तेज गति से होती अवैध तस्करी के बारे में भी पता चलता है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी में समुद्री खीरा पाया जाता है, जो 2.59 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है। दक्षिणी भारत और श्रीलंका से इसका ज़्यादा शिकार किया जाता है। साथ ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मगलिंग भी होती है, इसलिए इसकी कीमत सोने के बराबर हो चुकी है। इसका उपयोग कामोत्तेजना बढ़ाने वाली दवाओं, कैंसर के इलाज में, तेल, क्रीम और कॉस्मेटिक्स बनाने में भी होता है।
भारत में समुद्री खीरे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में माना जाता है और मुख्य रूप से इसकी तस्करी रामनाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों से मछली पकड़ने के जहाज़ों में तमिलनाडु से श्रीलंका तक की जाती है। अब बात करते हैं आज के अंतिम सवाल की, यानी 5वें सवाल की। हाल ही में भारत के किस राज्य के 2 उत्पादों हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर है बी, यानी कि मणिपुर। व्याख्या की बात करते हैं। ये दोनों उत्पाद मणिपुर के हैं जिन्हें भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। मणिपुर में हाथी मिर्च उखरुल जिले के सिराराखोंग गांव में बसे सुदूर तंगखुल नागा के आसपास महादेव पहाड़ियों में ही पनपती है और यह विशेष रूप से अपनी अच्छी तरह से मिश्रित मिठास और अम्लीय स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। आमतौर पर प्रत्येक फल में 10 से 14 फली होती है और तामेंगलोंग ऑरेंज को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर पिछले 15 वर्षों से हर दिसंबर माह में ऑरेंज फेस्टिवल मना रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक कृषि उत्पादों जैसे चावल, जीरा, हल्दी, नींबू, इन सबको दिया जा सकता है जीआई टैग। खाद्यान्न वस्तुओं को भी दिया जा सकता है जैसे रसगुल्ला, लड्डू या मंदिर के विशिष्ट प्रसाद। वाइन और स्पिरिट पेय जैसे शैंपेन और गोवा के एल्कोहलिक पेय जैसे फेनी, इन सबको दिया जा सकता है। हस्तशिल्प वस्तुएं यानी हैंडीक्राफ्ट्स जैसे मैसूर सिल्क या कांजीवरम सिल्क, इसको दिया जा सकता है। और इसके साथ ही मिट्टी से बनी मूर्तियां यानी टेराकोटा और औद्योगिक उत्पादों को भी जीआई टैग दिया जा सकता है। जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, उसके उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है। जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग यानी अनऑथोराइज्ड जो यूज़ है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है। जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित और संवर्धन किया जा सकता है और जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है और इसके द्वारा टूरिज्म और निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके कितने सवाल 5 में से सही हुए और इन प्रश्नों की प्रकृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और जो भी आपकी राय हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।